बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जी डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा मौजूए बहस है, टॉपिक है हमारा आज, वो है वर्क प्लेस एथिक्स। वर्क प्लेस एथिक्स ये क्या होते हैं कि वर्क प्लेस आपको पता है जहाँ पर बंदा काम करता है जॉब के हवाले से, वो उसके लिए वर्क प्लेस होती है। और एथिक्स जो है स्टैंडर्ड वे ऑफ बिहेविंग को कहते हैं कि कैसे आपने बिहेव करना। ज़ाहिर है डिफरेंट एथिक्स जो हैं हर जगह के लिए, सोसाइटी के लिए एथिक्स अलग-अलग हैं। तो वर्क प्लेस जो है उसमें किस किस्म के एथिक्स को आपने लेके चलना है, ये आज जो है हम इसके हवाले से बात करेंगे कि आप जब अपने काम की जगह पर होंगे तो आपने किस किस्म का जो है मोड ऑफ बिहेवियर और किस तरह से आपने लोगों से पेश आना, क्या क्या वहाँ पर आप पर जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं बिहेवियर के हवाले से, इस बात को डिस्कस करेंगे। तो अब जब हम इस बात को डिस्कस कर रहे होंगे तो उससे हमारा यही मुराद है कि उसमें आपको कौन कौन से इस हवाले से चीज़ों का सामना, इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है एथिकल सेंस में वर्क प्लेस पे जब आप होते हैं। तो वहाँ पर आपको किन किन इश्यूज़ का, किन किन मसाइल का सामना हो सकता है, क्योंकि एथिक्स में वो सारी चीज़ें आती हैं ताकि हम अपने कवानीन उस हिसाब से जो है ना मैन्युफैक्चर कर लें, बना लें कि वो जो है ना हमारी ऑर्गेनाइजेशन को जो है ना बेहतरीन तरीके से सपोर्ट कर सकें। तो हर हर जो है ना ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने एथिक्स होते हैं उस वर्क प्लेस के, और ज़ाहिर है जो लोग वहाँ काम कर रहे होते हैं उन्होंने उन एथिक्स को फॉलो करना होता है। जी, सबसे पहले हम डेफिनेशन का इसका जायज़ा ले लेते हैं जी वर्क प्लेस पे। ठीक है जी। अप्लाइंग एथिकल प्रिंसिपल इन अ वर्क प्लेस रिलेटेड सिचुएशंस एंड टेकिंग डिसीजंस कंसर्निंग द वर्क प्लेस, यानी कि जो हम इसमें जिस मौजू पे बात होगी कि हमने किस तरह से जो है ना स्टैंडर्ड जो है बिहेवियर का वो अप्लाई करना है किसी ख़ास जगह पर जो कि हमारी वर्क रिलेटेड प्लेस है, और उसमें जो डिफरेंट सिचुएशंस में बंदे गुजरेंगे तो वो किस तरीके से बिहेव करेंगे और उन चीज़ों को कैसे हमने अप्लाई करना है, और फिर उसमें हमने कैसे अपने डिसीजन लेने हैं वर्क प्लेस के हवाले से। सारा कुछ आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह उसका जायज़ा हम लेंगे। देखें जी, वर्क प्लेस पे जब भी आप होते हैं तो हमेशा अच्छाई के जो प्रिंसिपल्स हैं ना, असूल हैं, वो प्रिवेल करते हैं। ठीक है जी, और वो यूनिवर्सल होते हैं। तो ये कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमें जो है फॉलो करने चाहिए जब भी हम स्पेशली वर्क प्लेस पे हों या कहीं भी हों। तो हमें ये मेयारात जो है वो फॉलो करने, हमें दूसरों को रिस्पेक्ट देनी है। ठीक है ना, हमें एथिक्स जो भी हमने डिवाइस की है उनका ख्याल रखना है। ठीक है ना, हमें दूसरों की इज्जत जो है ना, उनकी इंटेग्रिटी, उसका भी ख्याल रखना है, और सारी चीज़ों में हमने ऑनेस्ट रहना है। ये यूनिवर्सल कुछ प्रिंसिपल्स हैं, इन्हीं को सामने रखते हुए फिर प्रिंसिपल्स जो हैं वो बनाए जाते हैं किसी भी वर्क प्लेस के। ठीक है जी। और हमें क्यों ज़रूरत होती है कि हम जो है ना एथिकल बिहेवियर, इखलाकी जवाज़ के हवाले से कोई बिहेवियर जब अपनाते हैं कि ये अच्छा बिहेवियर है, उसको फॉलो करना है, इसके लिए हमें उसकी नीड क्यों है, ज़रूरत क्यों है। ठीक है जी, ताकि हमारे यहाँ कोई ऐसे बिल्कुल वाक़यात कम पैदा हों जो कि प्रॉब्लमेटिक वाक़यात होते हैं, मिनिमाइजिंग अनएथिकल डिसीजंस, ताकि हमारे जो डिसीजन मेकिंग है वो सपोर्टिव हो अच्छाई को आगे बढ़ाने में। ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशनल जो उसका मोटो है, और या वैसे भी जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रूथ हैं उनको आगे बढ़ाने में मुआवन साबित हों जो भी हम डिसीजन करें। तो इसलिए एथिकल बिहेवियर हमें चाहिए होता है ताकि अनएथिकल डिसीजन जो हैं वो कम हो सकें, और इस तरह से गवर्नमेंट जो है ना वो इंटरवेंशन ना करे और हमें लीगल बैटल्स में जाना ना पड़े। गवर्नमेंट तब इंटरवेंशन करती है जब आप किसी चीज़ की खिलाफ वर्जी करते हैं। हमें अपने अपने जो है
प्रिंसिपल्स जो हैं एथिक्स के, वो उन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रख के जो हमें पॉलिसी गाइडलाइन देती है गवर्नमेंट, उसके हिसाब से बनाने पड़ते हैं। तो जी ये बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन ना हो, उसकी मुदाखलत, इंटरवेंशन कहते हैं मुदाखलत को, फिर हमें लीगल बैटल्स में ना जाना पड़े, ठीक है ना। जाहिर है जी, जब तक हम एथिक्स को फॉलो नहीं करेंगे तो कोई ना कोई मसाइल जनरेट होते रहेंगे। जब मसाइल जनरेट होते हैं फिर उनका हल जाके जो जब एक्सट्रीम पे पहुंच जाते हैं तो फिर अदालतों में निकलता है, तो उनसे बचना होता है। इसीलिए हमें नीड होती है कि हम एथिकल बिहेवियर उसको अपनाएं, और जी हमारी रेपुटेशन जो है वो अच्छी रहे। ठीक है जी, ये रेपुटेशन आपकी फर्म के अंदर से शुरू होती है, फिर बाहर मुंतकिल होती है। सबसे बड़े पैगाम्बर जो होते हैं, पैगाम लेके जाने वाले, आप ऑर्गेनाइजेशन के अपने वर्कर्स ही होते हैं, जो बाहर उसकी जो जो उसके जो है ना प्रिंसिपल्स, जो भी उसकी इंटेग्रिटी है फर्म की, उसको जाके प्रमोट करते हैं उसके अपने वर्कर्स। मिनिमम वेस्ट ऑफ वर्किंग आवर्स फॉर पर्सनल वर्क, ठीक है ना। इसकी क्यों ज़रूरत है? क्योंकि लोग जो हैं वर्क प्लेस पे भी आके अपने ज़ाती कामों में लगे रहते हैं, लेकिन हमने इस चीज़ से हटना है। हमें ज़ाती कामों की बजाय ऑर्गेनाइजेशनल वर्क जो जिसके लिए हम वहाँ हैं उसको प्रमोट करना है, और इसीलिए हमें एथिकल बिहेवियर के प्रिंसिपल हम डिवाइस करते हैं और उनकी ज़रूरत होती है। मोर इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी इन बिजनेस ऑपरेशंस, जाहिर है जी आप जिस तरह से प्रिंसिपल्स, क्योंकि वो हमें प्रिंसिपल जो हम इसलिए बनाते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है बेटर जो है वो रिस्पॉन्ड करे, अच्छा प्रोडक्शन अच्छी रहे, लोगों के आपस में तल्लुकात अच्छे रहें, ठीक है जी। अगर हम जो है एथिकल बिहेवियर जो है उसको उसके अंदर ही रहते हैं, वो उसका जो है मुजाहरा करते हैं, तो डेफिनेटली हमारा बिजनेस जो है वो एफिशिएंटली मूव करेगा। और इसी तरह से मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, हर ऑर्गेनाइजेशन के अपना काम करने का तरीका होता है, और कुछ उसकी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं टॉप मैनेजमेंट की, ठीक है ना, कुछ उसके राज होते हैं, ठीक है ना। और एथिक्स जो हैं ये बताते हैं कि जो राज किसी का है उसको राज रखना है। इस तरह से एथिक्स अगर हम अप्लाई करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर, तो इसका मतलब है उसके में जो काम करने वाले लोग हैं, हम उनसे ये जो चीज़ जो है उसकी तवक्को कर रहे होते हैं कि वो कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि राज चीज़ों को रखने की उसको मेंटेन रखेंगे। जी स्टूडेंट्स, आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, मेरे साथ हैं? जी सर। चलें जी आगे। जी सर। हाँ आगे चलते हैं। अब हम मज़ीद देखते हैं कि इन सारे पॉइंट्स को वन बाय वन हम देखते हैं। फैक्टर्स फॉर लिथर एथिकल बिहेवियर, जब हम एथिकल बिहेवियर की बात करते हैं तो हमारी मुराद जो है सभी से होती है, ऑफिसर से भी होती है, इंडिविजुअल से भी, हर एक वर्कर से होती है, और एज अ होल पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है उससे हमारी मुराद होती है। जब भी हम बात कर रहे होते हैं तो वो सारों के लिए इंडिविजुअल फैक्टर्स भी उसमें आ जाते हैं, मैनेजर्स को वर्कर्स का आपस का रिलेशन भी आ जाता है, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशनल जो सेटअप है वो कैसे चलाना है, सारा ही इसके अंदर आ जाता है, ठीक है जी। और इसी तरह से हम पढ़ लें कि अगर हम ये बात करते हैं कि कोई एथिकल इशू आया है, ठीक है ना, किसी फॉर्म में कोई एथिकल इशू पैदा हुआ है, तो उससे हमारी मुराद क्या है? उससे हमारी ये मुराद है कि जो हमने प्रिंसिपल डिवाइस किए थे किसी पर्सन ने या ऑर्गेनाइजेशन में से किसी ने भी, ठीक है ना, उसको वायलेट किया है। और अगर वायलेट किया है तो फिर ज़रूरत इस बात की है कि एवेल्युएट किया जाए कि कौन, जाहिर है जब भी उसने किसी ने वायलेट किया है उसकी कोई रीज़न होगी, वो अपना रीज़न के हवाले से कहेगा कि मैं ठीक हूँ, तो लेकिन जी वो हमने चेक करना पड़ेगा कि कौन ठीक है कौन गलत है, ठीक है ना। राइट एंड रॉन्ग का फिर हमें करना पड़ता है। एथिकल इशू तब इन्वॉल्व होता है कि ऐसा मसला होता है जिसमें कोई बंदा समझ रहा होता है वायलेशन, कोई समझ रहा होता है बंदा हक पे है, फिर हमें ट्रूथ तक पहुंचना होता है कि व्हाट इज़ राइट, राइट जो है वो एथिकल होगा, एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, जो रॉन्ग है वो अनएथिकल होगा। ये जाहिर है फिर फैसला जब किसी का कोई फड्डा बनेगा तो उसका फैसला तो करना पड़ेगा। अमूमन जो बड़े टॉप लेवल के बंदे हैं उनके दरमियान में कोई ऐसी अगर टेंशन है तो वो ज़्यादा बड़ा मसला क्रिएट होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फिर इसलिए लाइन तो खींचनी पड़ेगी कि कौन सही है या कौन गलत है, तो इस चीज़ को हमें देखना पड़ेगा,
ठीक है जी। हमें ये देखना पड़ेगा जब एथिकल इश्यूज में कौन कौन सी बातें आ जाती हैं जहाँ पे मसला पैदा होता है जी, किस किस हवाले से मसला पैदा हो सकता है। ठीक है जी। एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ तअस्सुब का सलूक किया जा रहा है, यानी कि कोई मेहनत ज़्यादा कर रहा है उसके हिसाब से उसके साथ ट्रीट नहीं किया जा रहा, मुआवजा वैसे नहीं है, कुछ मेहनत कम कर रहा है उसे मुआवजा ज़्यादा मिल रहा है, तो डिस्क्रिमिनेशन है। अगर ऐसी कोई बात आ जाती है तो वो हमें एथिकल इशू में इन्वॉल्व कर सकती है, तो उसका सलूशन ज़रूरी है। एक तो चलें ये हो गया एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन है, या फिर वर्क प्लेस हरासमेंट है, किसी अपनी यानी कि पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए किसी को कोई काम ऐसा करने पे मजबूर करना जो कि फर्म में उसके ज़िम्मे नहीं है वो काम, तो फिर असल में वो उसे हिरास किया जा रहा है, तो वर्क प्लेस हरासमेंट को भी इसमें डील करना पड़ता है जी। दूसरा फैक्टर ये सप्लायर और कस्टमर रिलेशंस जो हैं इसमें भी जो है ना एथिकल इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि किसी से रेट तय करना, किसी से किस टाइम पे माल की सप्लाई तय करना, ये सारे इश्यूज होते हैं। और जो प्रोडक्ट है उसमें कोई गलती हो सकती है, इस तरह से सप्लायर और कस्टमर के जो रिलेशंस हैं उनमें भी ये इशू आ सकते हैं, जिसको कि हमें सॉल्व करना पड़ सकता है, एथिकल इशू आ सकते हैं। और इस तरह जो ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर और सबॉर्डिनेट उनके जो है वो काम कर रहे हैं, उनका जो आपस का रिलेशन है ना उसमें भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। ज़ाहिर है जब किसी से काम करवाया जाता है तो ज़ाहिर है वो हर कोई किसी के अंडर तो नहीं आना चाहता, लेकिन काम तो करना पड़ता है बाहर सबॉर्डिनेट को। लेकिन जहाँ जहाँ पर भी कोई भी गलत होता है तो फिर उस पर हरफ तो उठता है, फिर लोग जो है ना उस हवाले से बात करते हैं और उसका सलूशन भी चाहिए। तो एथिकल इश्यूज जो हैं ये सीनियर जूनियर के रिलेशनशिप में भी आ सकते हैं। और इस तरह से एम्प्लाई का जो बिहेवियर है उसके हवाले से भी कोई एम्प्लाई जो है प्रॉपरली बिहेव नहीं कर रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या पर्सनल चीज़ों में ज़्यादा उलझा हुआ है, तो एम्प्लाई का बिहेवियर जो है वो भी एथिकल इश्यूज क्रिएट कर सकता है एट वर्क प्लेस पे। और इसी तरह से जो रिसोर्सेज होते हैं जी, जहाँ से चीज़ें आती हैं सप्लाई होती हैं, उस उन एंड्स पर भी कोई ना कोई मसाइल आ सकते हैं, एथिकल इश्यूज। अब ये कितने जी 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो हैं वो हेडिंग है, ये जो है एथिकल इश्यूज के हवाले से हैं। इन सारी हेडिंग्स को हम वन बाय वन करके देख लेते हैं कि ये सारे एथिकल इश्यूज एक्चुअली हैं क्या। जी स्टूडेंट्स आप मेरे साथ मौजूद हैं? जी सर। हाँ चलें ठीक हो गया, आगे चलते हैं हम फर्दर। जब हम कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन यानी कि नाइंसाफ़ी हो रही है, तो इसका क्या मतलब है? इसको आप 3 जुमलों में ये समझ लें कि कोई बंदा जो है वो मेरिट की अगर परवाह नहीं कर रहा ना, जिसको नहीं जिसका हक बनता उसे भी दिया जा रहा है, तो जो है जी एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन हो रही है वहाँ पर। अगर बायस्ड है कोई, बायस्ड वो होता है जो मुतस्सब होता है, मुतस्सब वो होता है जो अपनी पसंद को जायज़ समझता है, किसी की और को जायज़ ही नहीं समझता। अपनी पसंद चाहे गलत भी हो तो उसी पर भी उसने अटके रहना है, ठीक है ना, उसे कहते हैं बायस्ड मुतस्सब। अगर कोई लोग मुतस्सब होगा आपका ऑफिसर, वो भी एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। और नेगेटिव इम्पैक्ट ज़ाहिर है जी, एम्प्लॉयमेंट जो डिस्क्रिमिनेशन जो है अगर ये होगी तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। ठीक है जी, ये तो हो गए एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से पहलू जिनको हमने बात की, जिनके बारे में अब हम इस पहलू के हवाले से भी बात कर सकते हैं कि वर्क पे हरासमेंट जो है कैसे हो सकती है, किसी को दबा के एक्सप्लॉइट कैसे किया जा सकता है। एक्सक्लूडिंग अ पर्सन फ्रॉम यूजुअल वर्क, अगर आप किसी बंदे को उसका आम काम है जो कि उसे ही करना चाहिए, आप उसे निकाल रहे हैं, आपका पसंदीदा बंदा है, ठीक है ना, और किसी और को उसकी जगह पे लाएंगे, और या फिर ऐसा बंदा जो वहाँ से ना जाना चाह रहा हो, ठीक है ना, जो उसका आम काम है, आप उसे हटा के किसी ऐसे काम में लगाना चाह रहे हैं जो उसका नापसंदीदा है, वो करना नहीं चाहता, उसके लिए वो अपने लिए मसला समझता है, आप उधर लगा रहे हैं। तो जब भी आप किसी बंदे को एक्सक्लूड करेंगे उसके काम में से जो कि उसका काम है, वो आप उसको किसी और काम में सताने के लिए लगाएंगे, तो आप उसे हरास कर रहे हैं। ठीक है जी, आप उसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं। और इस तरह से, और अनएक्सप्लेन्ड जॉब चेंज, किसी की जॉब की, ये भी उसी तरह का फैक्टर, उसकी जॉब की नेचर आपने बदल दी, नहीं जी आज आप पहले यहाँ काम कर रहे थे, वो कोई और नौयत का, अब आप यहाँ पे खड़े होंगे,
ठीक है ना, वो भी आपने अपनी मर्जी से ले लिया, उसकी राय नहीं ली, वर्क हरासमेंट कर ली, एक्सप्लॉइट किया। इम्पॉसिबल जॉब और डेडलाइन, अगर बेचारा जो नापसंदीदा बंदा है, क्यों ना उसको जॉब ही ऐसा दे दिए जो वो कर ही नहीं सकता, अल्टीमेटली वो वहाँ से चला जाए। गलत किया ना, आप उस बंदे को हरास करना चाह रहे हैं बेचारे को, क्योंकि आप अपनी पोजीशन से बीइंग ऑफिसर गलत फ़ायदा उठा रहे हैं आप। ठीक है जी, ये हरासमेंट हो सकती है। और क्या जी, कांस्टेंट क्रिटिसिज्म और इंसल्ट्स, कोई अच्छा नहीं लगता, आप उसे बार बार कहते ही जा रहे हैं, जब भी कोई बात हुई तो उसे ऐसे टोकते जा रहे हैं बिला वजह। ठीक है ना, इसलिए ये ज़ाती ग्रज निकालने के लिए तब भी आप उसे हरास कर रहे हैं। ठीक है, आपने जैसे फिजिकली भी किसी को अब्यूज़ करते हैं, वो भी आप हरास कर रहे हैं, या वर्बली डांटते रहना, वो भी वर्बल अब्यूज़ है, तब भी आप हरास कर रहे हैं। ये सारे पॉइंट्स जो है ये वर्क प्लेस हरासमेंट के ज़िम्मे में आते हैं। ठीक है ना जी, क्या पढ़ा हमने कि जब आप किसी भी बंदे को उसका जो अमूमी काम है उससे निकाल दें किसी दूसरी काम में, एक बंदे की जॉब की नेचर ही चेंज कर दें, ठीक है, और कोई ऐसा जॉब दे दें जो उसे करना नहीं आता, मुस्तकिल किसी पर क्रिटिसिज्म करते जा रहे हैं, बार बार तनकीद ही करते हैं, उसकी बेइज्जती करते जा रहे हैं, या फिज़िकली आप कोई उसे थ्रेट काज कर रहे हैं, या ज़बानी कलामी गालियाँ निकालना, ये सारा वर्क हरासमेंट में आएगा। ठीक है जी, वर्क हरासमेंट के बाद हमारे पास सप्लायर और कस्टमर के रिलेशनशिप में कहाँ पर जी एथिक्स जो हैं वो जो है उनकी वायलेशन होती है। तब वायलेशन होती है जी सप्लायर और कस्टमर के, जब ब्राइब करता है, कोई रिश्वत देता है ना, ये लें जी ये काम, मुझे ये प्रोडक्ट निकाल देना, ये पैसे ले लो, ब्राइबरी किसी को की। जाहिर है ब्राइबरी उसी को की जाती है वो किसी पोजीशन पे हो और अपने आप को उस पोजीशन को यूटिलाइज करते हुए किसी के लिए काम कर सके, फिर वो रिश्वत लेता है। ठीक है जी, और ये जाहिर है ब्राइबरी ज़्यादातर उन्हीं एंड्स पे जाती है जहाँ पर चीज़ें लेन देन होता है बाहर के कस्टमर्स के ताल्लुक, फिर ही ब्राइबरी आती है ना। तो और क्या हो सकते हैं जी इसमें वर्क प्लेस की जो एथिक्स की वायलेशन होती है उसमें, और क्या क्या हो सकता है। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द सप्लायर्स, जब आप सप्लायर जो हैं, कुछ सप्लायर अच्छे हैं लेकिन आप अपनी पसंद के आपके रिश्तेदार हैं, आप उन्हें देना चाह रहे हैं, दूसरे को आप रोकना चाह रहे हैं हालांकि वो अच्छे पेमेंट भी अच्छी करता है। ठीक है ना, तो फिर आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, और ये डिस्क्रिमिनेशन किस एंड पे हो रही है, वहाँ पर हो रही है जो सप्लायर और कस्टमर रिलेशनशिप के बीच में हो रही है, उसकी वायलेशन हो रही है। ठीक है जी, डिसऑनेस्टी करते हैं इन मेकिंग, डिले करते हैं आप, नॉट मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर्स। ठीक है ना, जाहिर है जी आप पेमेंट्स चलती रहेंगी तो फिर ही कारोबार का पहिया मूव करता है, चाहे वो दुकानदार हों चाहे वो मिल ओनर्स हों, उनकी पेमेंट्स जो हैं चलती रहेंगी साथ साथ स्मूथली, तो फिर ही काम चलता है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो फिर भी आप सप्लायर कस्टमर रिलेशन जो है उनशिप की वायलेशन कर रहे हैं। और डिसऑनेस्टी इन मेकिंग एंड कीपिंग कॉन्ट्रैक्ट, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी के साथ, जाहिर है जी कॉन्ट्रैक्ट होता है जब भी कोई बड़ा बिजनेस करते हैं हम आपस में, सप्लायर जो है कस्टमर्स आपस में करते हैं तो उनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उस कॉन्ट्रैक्ट को अगर फॉलो नहीं किया जा रहा तो फिर जाहिर है जी वो कस्टमर और जो सप्लायर के रिलेशंस हैं उनकी ये वायलेशन है। और अनफेयर प्राइसिंग, अगर आप किसी के प्राइस इतनी बनती नहीं है, प्राइस गलत लगाएं इतनी की नहीं है, तो आप फिर भी उस रिलेशनशिप की वायलेशन कर रहे हैं जो कि आपके दरमियान कस्टमर और आपके दरमियान है। इस तरह से चीटिंग कस्टमर्स, किसी हवाले से भी आप चीट करते हैं प्रोडक्ट में, वो इसकी वायलेशन है। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट आप बनाते हैं, ठीक है ना, आप ऐसे एडवर्टीज, जो चीज़ आपकी प्रोडक्ट में है नहीं आप उसका दावा करते हैं और एडवर्टाइज करते हैं, तो आप मिसलीड कर रहे हैं, आप इन नुक्तों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, इन सप्लायर कस्टमर रिलेशन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, क्योंकि आप मिसलीड कर रहे हैं उन्हें। ओनली एडवर्टीजमेंट से अभी तो माल को सप्लाई बाद में करेंगे। नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मैंडेटरी इंफॉर्मेशन ऑन पैकिंग, यानी कि कुछ इंफॉर्मेशन थी वो आपको ज़रूरी थी कि आप दें, कोई भी प्रोडक्ट बनाइए उसकी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि कैटलॉग हर कंपनी जो है प्रोडक्ट के साथ देती है, अगर उसमें आपने पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो आप ज़्यादती कर रहे हैं अपने कस्टमर के साथ, रिलेशनशिप जो है वायलेट होंगे। सेल ऑफ फेक, हाँ जी, स्पीरियस, डुप्लीकेट, स्पीरियस होता है धोखाधड़ी, दिखाना देना कुछ और दिखाना कुछ और, अगर ठीक है ना सेल ऐसी फेक सेल करते हैं, ठीक है ना, दिखाई कुछ चीज़ और डुप्लीकेट दे दी उसकी,
ठीक है ना, ओरिजिनल ना दी, गलत। और इसी तरह से जो ना हैजर्डस गुड्स, कोई ऐसा माल जो है ना ख़तरनाक होता है, ख़तरे वाला होता है, उसको जो है ना आपने सप्लाई किया है पूरी जो है ना इंस्ट्रक्शंस को सामने रखते हुए नहीं किया जैसे करना चाहिए था, ये सारे जो है ना आपके कस्टमर और जो है सप्लायर के एंड पे ये रिलेशनशिप के हवाले से ये जो है ना एथिक्स की अगर इनको ना आप फॉलो कर दिए, इस तरह से खिलाफ वर्जी हो सकती है जो अभी हमने ये देख लिया, ये पहलू सारे। जी स्टूडेंट्स आप मेरे साथ मौजूद हैं? Yes, sir. समझ आ रही सभी को? कोई ऐसे तो नहीं कोई पॉइंट अनक्लियर हो? चलें जी आगे चलते हैं फर्दर, इसको वाइंड अप करते हैं। सीनियर एंड सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप, यहाँ पर भी जो है ना एथिक्स की वायलेशंस होती हैं। और कब होती हैं? जब सीनियर और सबॉर्डिनेट जो है अफसर और दूसरा जो उसके अंडर काम कर रहे हैं उनके दरमियान वायलेशंस कब होती हैं जी? जब उनके दरमियान गैप हो कम्युनिकेशन का, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे को सही तौर पे एक दूसरे को पसंद नहीं करते, गैप है, तब जो है इस एंड पे भी वायलेशन होगी जी एथिक्स की। या फिर एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे दोनों, ठीक है ना, किसी वजह से ज़बान या किसी एतबार से किसी तरह से दोनों एक दूसरे को जो है ना अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, सीनियर और जूनियर दोनों, सबॉर्डिनेट और ऑफिसर, तब भी जो है इसमें फ्लॉ आएगा, एथिकल जो है ना चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, क्योंकि जाहिर है काम करने के लिए वहाँ नहीं काम हो रहा तो मसला होगा, तो जाहिर है फिर उसको जो है टैकल करना पड़ेगा, एथिकल इशू आएगा। अब्यूसिव बिहेवियर टुवर्ड्स सबॉर्डिनेट एम्प्लॉय, अगर गालियों का बिहेवियर जो होगा वो भी जाहिर है जी वर्क एथिक्स की खिलाफ वर्जी होगी। फिर जो है हम इन्वोक करेंगे उन पावर्स को जो कि चाहिए हैं उनका सलूशन के लिए। लें जी, एम्प्लॉय बिहेवियर किस तरह से जो है ना जी एथिकल प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है। एम्प्लॉय का बिहेवियर, अगर कोई एम्प्लॉय जो है ना अपने डेजिग्नेशन को मिस यूज़ करता है, ठीक है जी, डेजिग्नेट ज़ाहिर है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं किसी भी बंदे की वर्क प्लेस पे, जब उनका मिस यूज़ करेगा तो वो एम्प्लॉय जो है एम्प्लॉय बिहेवियर के हवाले से जो है वायलेशन कर रहा है, एथिक्स का इशू, एथिकल इशू जो है वहाँ पर पैदा हो रहा है। ब्रेक रूल्स, अगर वो कोई भी एम्प्लॉय जो है वो रूल्स को फॉलो नहीं करता, रेगुलेशंस ऑर्गेनाइजेशन को, फिर भी जो है एथिकल इशू पैदा होगा। ये पैदा होने के हवाले से इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको पता हो कि एथिक्स होती क्या है और इश्यूज क्या पैदा होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स विद अदर एम्प्लॉयज़, और इस तरह अगर किसी का कोई झगड़ा होता है, बहस मुबासा होता है दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ एक एम्प्लॉय का, तो इस तरह से भी जो है इशू, एथिकल इशू जनरेट होते हैं जब एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं लोग। नॉट अ प्रॉपर यूज़ ऑफ वर्किंग आवर्स, और कोई वर्किंग आवर्स में वो अपना काम कोई करता रहता है ज़ाती और ऑर्गेनाइजेशनल वर्क प्रॉपर नहीं करता वर्किंग आवर्स में, तो वो एम्प्लॉयर का जो बिहेवियर है वो भी जी एतराज़ का बायस है और वहाँ पर एथिकल इशू है जो कि सोल्यूशन डिमांड करता है। और रिसोर्सेज क्या होते हैं जी? जो आपके फंड्स होते हैं, यूज़ ऑफ फंड्स एंड रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर पर्सनल पर्पसेस, जो कोई फंड है जी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स के, उसको कोई मैनिपुलेट करता है अपने हवाले से, क्योंकि अकाउंट्स के बंदे जो हैं तो वो ये रिसोर्सेज में आप गड़बड़ कर रहे होंगे, है ना। मिस रिपोर्टिंग द एक्चुअल नंबर ऑफ डेज एंड आवर्स वर्क, अगर कोई बंदा मिला हुआ है वर्कर के साथ, वो उनके जो है ना आवर्स, जो वर्किंग आवर्स कम किए हैं लेकिन उन्होंने ज़्यादा मेंशन कर किए हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचाएंगे, इसके रिसोर्सेज जो हैं उसमें गड़बड़ कर रहा है, ठीक है जी। डिवल्जिंग बिजनेस सीक्रेट्स, किसी को लीक आउट कर रहा है बिजनेस के सीक्रेट कोई जो है ना, वो भी जो है ना उसके रिसोर्सेज जो हैं उस पर कंप्रोमाइज़ हो रहे हैं जी उसके ऑर्गेनाइजेशन के, टू द कंपेटिटर्स, ख़ास तौर पर वो सीक्रेट्स जो है अगर कंपेटिटर्स तक पहुंच रहे हैं तो वो जो रिसोर्सेज हैं जी उसको वायलेशन हो रही है उनकी ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज की। और यूजिंग देम फॉर पर्सनल गेन, या फिर कोई अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज यूज़ करता है, तब भी उसने एथिक्स की खिलाफ वर्जी की है। गाइडलाइंस फॉर मेंटेनिंग एथिक्स इन द वर्क प्लेस, तो आप किस तरह से जो है वर्क प्लेस पर एथिक्स जो हैं वो लागू कर सकते हैं, किस तरीके से
कौन से काम आप करेंगे जिसको करने से जो है ना इखलाकी मेआरात आपके ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे हो जाएंगे। उसमें टॉप मैनेजमेंट जो है जी ये इनिशिएटिव लेती है। ज़ाहिर है अगर ऑफिसर जो है खुद किसी बात पे अमल करेगा तो उसे उम्मीद रखनी चाहिए कि दूसरे जो हैं उसकी बात को फॉलो करेंगे। तो टॉप मैनेजमेंट पे इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। इस्टेब्लिश ओपन कम्युनिकेशन। ओपन कम्युनिकेशन का मतलब हर कोई एक दूसरे से बात कर सके, कोई बॉसिज्म नहीं होना चाहिए। ओपन कम्युनिकेशन, क्लोज कम्युनिकेशन वहाँ होती है जहाँ पर बॉसिज्म इन्वॉल्व होता है, लोग जो है ना बॉस बन के काम करते हैं। ओपन कम्युनिकेशन वहाँ होती है जहाँ एक दूसरे के कुलीग बन के काम किया जाता है, चाहे कोई ऑफिसर हो। तो कहता है कि इस्टेब्लिश ओपन कम्युनिकेशन, ये जो ओपन कम्युनिकेशन होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मसाइल सही तरीके से सामने आए, तभी जो है काम भी ऑर्गेनाइजेशन का स्मूथली मूव करेगा। रिपोर्टिंग ऑफ अनएथिकल कंडक्ट। अगर कोई भी बंदा कोई दूसरे को ऑब्जर्व किया है जो कि अनएथिकल है, ऑर्गेनाइजेशनल जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हें वायलेट कर रहा है, एथिकल प्रिंसिपल्स को, तो उसको उसके बारे में बताएं जी ये बंदा जो है, ताकि सारे जो है उसकी एग्जांपल को फॉलो ना करने लग जाएं, बल्कि बेहतरी आनी चाहिए। तो वो जो बंदा है अपने टिपिकल एंड तक पहुंचे जो कि वायलेट कर रहा है, उसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए जो भी अनएथिकल कंडक्ट में इन्वॉल्व है। कोड ऑफ कंडक्ट जो है ये पहले वज़े कर लें, ठीक है ना। हम गाइडलाइन देख रहे हैं कि एथिक्स में हमें किन किन चीज़ों को करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं जी उसमें, ये इनको कर लें तो आपके एथिक्स बेहतर हो जाएंगे। कोड ऑफ कंडक्ट कि किसने किस तरीके से चलना है, पहले कोड ऑफ कंडक्ट बनाएंगे फिर ही एथिक्स चलाएंगे ना। एथिक्स मैनेजमेंट प्रोग्राम, इस तरह से आपको वो प्रोग्राम चलाने चाहिए, यानी कि हर साल कुछ ऐसे डेज रखने चाहिए जिसमें आप लोग जो है ना वर्कशॉप क्रिएट्स करें और बताएं अपने वर्कर्स को कि ये जी पिछले साल में ये या पिछले कुछ टेन्योर में 6 महीने में ये प्रॉब्लम रहे हैं और इनका सलूशन ये होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये डिस्कशन इस हवाले से होती रहनी चाहिए, ठीक है ना। डिसिप्लिनरी एक्शंस। डिसिप्लिनरी एक्शंस वो होते हैं जो किसी ने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है जो उसके आप अगेंस्ट लेते हैं, ठीक है जी। जब तक आप एक्शन किसी के खिलाफ नहीं लेंगे तो फिर जो दूसरे लोग डिसिप्लिन के तहत काम कर रहे होंगे बेचारों को, उनका क्या कसूर होगा। तो डिसिप्लिन तभी मेंटेन रहता है जब जो इनडिसिप्लिन क्रिएट करता है उसके खिलाफ आप एक्शन लेते हैं। ग्रुप डिस्कशन इस हवाले से होनी चाहिए जी, ठीक है जी। और क्या है, एक जी ये जो है ना सैटियम कंप्यूटर्स एक केस स्टडी आपको दिया जा रहा है, इस हवाले से उसका जिक्र किया जा रहा है। वहाँ पर असल में कोई ये प्रॉब्लम नहीं था कि उन्होंने कोई कस्टमर्स के साथ गड़बड़ की थी, वहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं था। उनके अंदर जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई टॉप लेवल पे, जो उनके पार्टनर्स वगैरह हैं, ठीक है ना। उस वजह से वो अपना ग्रज निकालने के लिए जो है ना एक दूसरे के साथ सफ़ आरा हुए। जब वो एक दूसरे के साथ सफ़ आरा हुए तो फिर उसको जो है ना गलती से गलत, यानी कि उनकी इस सूरत हाल को एक्सप्लॉइट किया उनके कंपेटिटर्स ने, शिकायतें की उनकी आपस में। जाहिर है जब इस तरह टॉप मैनेजमेंट पे इस तरह की चीज़ें आती हैं तो वो ग्रुप बन जाते हैं, ग्रुप बंदियाँ जी। तो एक ये केस स्टडी उसने पेश की है कि वहाँ पर जो है ना ये इस तरह के मसाइल पेश आए थे, तो वहाँ पर जो है ना फिर मामले जो है ना ख़राब हुआ। तो फिर कहता क्या हुआ था, वो क्वेश्चन रेज हुए थे कि किन के दरमियान वो जो इन्वेस्टर्स थे उनका जो बोर्ड था बड़ा टॉप मैनेजमेंट का, और फिर गवर्नमेंट जो है उसने भी ये इन्वेंशन नहीं है इंटरवेंशन किया था। उनके जो अकाउंट्स के स्टैंडर्ड्स थे उनमें मसला आया था, ठीक है ना। एथिक्स ऑफ कोड कंडक्ट ये उन्होंने निकाली थी कि यहाँ मसला है, असल में कोई मसला था नहीं बल्कि एक दूसरे की ग्रज थी जिसकी वजह से जो ना एथिक्स फॉलो नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से बड़ा मसला पैदा हुआ, ठीक है जी। अब कहता है कि उसका सलूशन फिर उन्होंने कैसे किया। उन्होंने प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट वज़े किए, फ्रॉड डिटेक्शन, अगर कहीं अकाउंट्स में गड़बड़ हुई पार्टनर्स ने की तो उसका एक मैकेनिज़्म उन्होंने बनाया, ठीक है। फिर उन्होंने गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है ना, अच्छी गवर्नेंस के लिए जो है कि फ़ौरन किसी को मसला आया तो फ़ौरन उसको सद्देबाब करना, यानी कि जल्दी उन्होंने ऐसा कल्चर डेवलप किया। और विसल ब्लोइंग पॉलिसीज़, जहाँ पर कोई चीज़ गलत हुई फ़ौरन उसे मेंशन करना, उस पॉलिसी को कहते हैं विसल ब्लोइंग पॉलिसी।
तो इन पॉलिसीज़ को उन्होंने अडॉप्ट किया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो थे आपका वर्क प्लेस के एथिक्स में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ सकते हैं, वर्क प्लेस के एथिक्स क्या होते हैं। ठीक है जी, और इन डिटेल उनका सारा कोई हमने डिस्कशन की है। आपने इस लेक्चर को सुन लेना है बार बार, वो पॉइंट्स आप तक क्लियर हो जाएंगे। कल मेरे से आपने वो पॉइंट्स डिस्कस कर लेने हैं। थैंक यू जी। फ़ी अमानिल्लाह, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी।